अध्याय 31 जूलियन एच को धन्यवाद। एर्म शिवा को टेस्ट पेपर बेतरतीब ढंग से चुनने का पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने अपने रिज्यूमे में लिखे अनुसार अंग्रेजी और फ्रेंच को चुना होता, लेकिन अभी वह जो भी उसके सामने आएगा उसके लिए खुद को तैयार कर सकता था। ये सिर्फ एक शौक है, मैं विदेशी भाषाओं में काफ़ी प्रतिभाशाली हूँ। ओह, तो फिर आपके पास और कौन से जन्मजात कौशल हैं? अंजलि ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ अपनी छाती के सामने अपनी बाहें पार करते हुए पूछा। शिवा ने अपनी नाक खुजाई, क्योंकि उसे यह कहते हुए शर्म आ रही थी कि उसके पास वास्तव में कई जन्मजात कौशल थे। जबकि वह लड़ने और मारने में सबसे कुशल था, अधिक उच्च तकनीक पक्ष पर वह विमान, टैंक, आग्नेयास्त्र और हैकिंग को नियंत्रित करने में भी प्रतिभाशाली था। हालांकि ये प्रतिभाएं बातचीत में साझा करने के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए उसने बस अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरे दिमाग में केवल इतनी ही क्षमता है। अच्छी तरह से मूल्यांकन किया गया, मेरी स्वामिनी पत्नी। आपको मुझे ऐसा कहने की अनुमति नहीं है। अंजलि ने एक बार फिर से संबोधन के असहज रूप को सही किया, जिससे उसकी भौहें लगभग सीधी हो गईं, और गुस्से से कहा, शिवा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है। चूंकि आपने अनामिका इंटरनेशनल को चुना है और मेरे कर्मचारी बन गए हैं, इसलिए कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको स्पष्ट करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम मुझे नौकरी से निकालना चाहते हो। शिवा ने उदास होकर अपने हाथ ऊपर उठाए। अरे मेरी प्यारी पत्नी। एर्म बॉस अंजलि, मुझे आपकी ज़रूरतों के हिसाब से एक नौकरी ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक दफ्तर में बैठना, गरिमापूर्ण तरीके से रहना और काम पर साफ सफाई रखना। आपको मेरे साथ इतना क्रूर होने की ज़रूरत नहीं है न? हालांकि मैं दूसरों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा सुंदर पैदा हुआ हूँ और अपने साथी सहकर्मियों को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मेरे जैसा वफादार आदमी कभी भी महिलाओं से संबंध नहीं बनाएगा। इसके अलावा जंगली फूल कभी भी घर के फूलों की तरह सुगंधित नहीं हो सकते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अपनी जुबान संभालो। अंजलि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपना हाथ डेस्क पर पटक दिया। उसने मुंह बनाया और उसके होंठ चाप की तरह मुड़ गए। इस आदमी में कोई ईक्यू नहीं है। क्या ये हो सकता है कि अमेरिका के प्रसिद्ध कॉलेजों के सभी स्नातक ऐसे ही होते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिकियों का चीजों को देखने का नजरिया अलग है? शिवा ने अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश की। उसे पता नहीं था कि हर बार जब वह अपनी सुविधाजनक पत्नी की शर्मीली नज़र देखता है तो वह अंदर से इतना खुश क्यों महसूस करता है। किसी कवि द्वारा लिखी गई रचनात्मक अवधारणा की तरह ये सबसे अधिक अपने सिर को झुकाने की कोमलता है, जो कमल के फूल की तरह है जिसका मुकाबला ठंडी हवा भी नहीं कर सकती। कोष्टक बेशक अंजलि कमल के फूल की तरह दिखती थी, लेकिन वह इतनी कोमल नहीं थी। उसका परिपक्व शहरी महिला का उच्च आत्मसम्मान, साथ ही मासूम बचपना उसके बारे में सबसे आकर्षक बात थी। थोड़ी देर बाद ही अंजलि शांत हुई। हत्या के इरादे से भरी निगाहों से उसने कहा, शिवा, जब तक हम कंपनी में हैं, हमें 3 सूत्री कानून पर सहमत होना चाहिए। टीएल 3 नियम शिवा को अवश्य पालन करना चाहिए। ठीक है, जब तक आप मुझे नौकरी से नहीं निकालती मुझे कोई परेशानी नहीं है, शिवा ने कहा, क्योंकि वह इस लड़की के साथ बहस नहीं करना चाहता था। सबसे पहले आपको मुझे उन घिनौने नामों से पुकारने की अनुमति नहीं है। आपको मुझे अन्य कर्मचारियों की तरह बॉस अंजलि या सीईओ कहकर संबोधित करना होगा। दूसरा, आप मेरे कार्यालय में बेतरतीब ढंग से नहीं घुस सकते और सार्वजनिक रूप से हमें एक दूरी बनाए रखनी चाहिए। तीसरा, आप इस कंपनी में किसी को भी यह नहीं बता सकते कि हम शादीशुदा हैं। चौथा, रुको, क्या ये 3 बिंदु कानून नहीं था? चौथा बिंदु कैसे हो सकता है? शिवा ने विरोध में अपना हाथ उठाया। बम! अंजलि ने अपनी दोनों हाथों को डेस्क पर पटक दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगर मैं पूछूं कि कितने कानून हैं, तो उतने ही कानून हैं। अगर मैं पूछूं कि कितने अंक हैं, तो उतने ही अंक हैं। आपको मुझे बीच में रोकने की अनुमति नहीं है। एर्म हाँ, शिवा ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अंजलि ने आगे कहा, चौथा, जब तक तुम यहाँ काम कर रहे हो, मैं तुम्हारी सावधानीपूर्वक निगरानी करूंगी। तुम्हें दफ्तर की यथास्थिति को तोड़ने की अनुमति नहीं है। जब तक तुम अपना काम करते रहोगे, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी। भले ही तुम बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकते रहो, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी जब तक तुम दफ्तर में कोई परेशानी नहीं खड़ी करते। पांचवां, अंजलि की लगभग 10 मिनट तक बात सुनने के बाद शिवा ने जम्हा ली। अंजलि लगभग बोलना समाप्त कर चुकी थी। बॉस अंजलि, आपका काम खत्म हो गया है ना? अगर हो गया है तो मैं पहले चला जाऊंगा, शिवा ने कहा। उसने अंजलि का पक्ष लिया क्योंकि उसे डर था कि वह और अधिक नियम और शर्तें लगाएगी
वह पहले ही भूल चुका है कि उसने कितने बिंदु बनाए हैं। अंजलि ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। आज हम यहीं रुकेंगे। तुम्हें मेरी बताए हर बात माननी होगी। बाहर, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो, ये तुम्हारी समस्या है और हमारे बीच एक अनाक्रमण संधि है। लेकिन जब तुम कार्यालय में हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और नियमों का पालन करना होगा। हाँ हाँ हाँ, शिवा जल्दी से खड़ा हुआ, खिंचाव किया और कमरे से बाहर चला गया। उस समय कार्यालय में एक स्टाइलिश नीले रंग का फोन बज उठा। अपना हाथ बढ़ाते हुए अंजलि ने फोन उठाया, एक बटन दबाया और कॉल का जवाब दिया। दूसरी तरफ ठंडी सचिव वृंदा की आवाज सुनी जा सकती थी। बॉस अंजलि, महाप्रबंधक राहुल ने आपको इस साल की शरद ऋतु फैशन शो के लिए साझेदारी के बारे में बात करने के लिए ब्लू बी होटल में उनके साथ डिनर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। राहुल का नाम सुनकर अंजलि ने स्पष्ट रूप से भौहें सिकुड़ी। वृंदा, क्या हम इसे रद्द नहीं कर सकते? लाइन की दूसरी तरफ वृंदा ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, बॉस अंजलि, आप पहले ही 3 बार श्री राहुल के निजी निमंत्रण को अस्वीकार कर चुके हैं। इस बार का व्यवसाय शरद ऋतु फैशन शो के बारे में है और हर एक प्रदर्शनी क्षेत्र के निर्माण के लिए डोंडुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संसाधनों और जनशक्ति से समर्थन की आवश्यकता है। दूसरे पक्ष के कारण उचित हैं। अगर हम फिर से रद्द करते हैं तो ये थोड़ा है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं समझती हूँ। अंजलि ने अपने होठों को दबाया। तो फिर मुझे इसे व्यवस्थित करने में मदद करें। आज रात में उपस्थित रहूंगी, 2 सीटें बुक करें। बॉस अंजलि, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? नहीं। अंजलि ने शिवा को घूरने के लिए अपना सिर उठाया जो चुपके से कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं वहां गाड़ी चलाकर जाऊंगी, आप काम से छुट्टी मिलने के बाद घर लौट सकते हैं। ठीक है बॉस अंजलि। वृंदा को लगा कि चीजें थोड़ी अजीब थी, लेकिन उसकी बिना शर्त सहमति का मतलब था कि वह कुछ और नहीं पूछेगी। कॉल खत्म करते हुए शिवा, जो चुपके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, रुक गया, अपना सिर घुमाया और हंसा। बॉस अंजलि, आप शायद मुझे इसमें शामिल नहीं होने देना चाहते। अगर मुझे सही से याद है तो ब्लू बी होटल एक 5 सितारा होटल है। क्या मेरा खुरदुरा रूप 5 सितारा होटल के लिए उपयुक्त है? इसके अलावा जब बात व्यवसाय की आती है तो मैं कुछ समझ नहीं पाता और मदद भी नहीं कर सकता। अंजलि ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें साथ लाना चाहती हूँ? तुम सिर्फ अपना चेहरा खोना और बकवास करना जानते हो। हालांकि तुमसे शादी करना, ऐसे समय में तुम्हारा इस्तेमाल करना है। शाम को तुम्हें राहुल को मुझसे दूर रखने के लिए सभी तरीके अपनाने होंगे। सबसे अच्छा होगा अगर तुम उसे पूरी तरह से हार मानने पर मजबूर कर सको। क्या मैं शारीरिक हमला कर सकता हूँ? शिवा कुछ अधीर था। क्या होगा अगर मैं उसे काट दूं और काम खत्म कर दूं? अनुमति नहीं है। आप उसे मेरे पास आने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन हमारी व्यापारिक बातचीत जारी रहनी चाहिए। अंजलि ने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा। एक गहरी सांस लेते हुए शिवा ने अंजलि को अजीब तरह से देखा, बड़बड़ाया और कहा, बॉस अंजलि, क्या आप एक पति या ऑस्कर विजेता अभिनेता को नौकरी पर रख रहे हैं? हमने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जब आप दूसरों की संगति में हो तो आपको अपनी भूमिका ठीक से निभानी चाहिए। अगर आप एक आदमी हैं तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए। अंजलि ने शिवा के आत्मा उदास तरीके को देखा और एक छोटी सी जीत महसूस किए बिना नहीं रह सकी। शिवा के प्यार विभाग में वापस आते ही समय तीर की तरह उड़ गया। महिलाएं ये जानने के लिए उत्सुक थीं कि शिवा को सीईओ के कार्यालय में क्यों बुलाया गया था। सभी ने तब तक अतिशयोक्तिपूर्ण अटकलें लगाईं जब तक कि काम से छुट्टी का समय नहीं हो गया। पूरे दोपहर के दौरान मीरा राजपूत गुस्से में चिल्लाती रही क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि अंजलि, जिसका वह लंबे समय से सम्मान करती थी, ने शिवा को नौकरी से निकालने के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया और उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित भी किया। क्या ऐसा हो सकता है कि शिवा की कोई खास पृष्ठभूमि हो? ये सभी सवाल मीरा राजपूत के दिमाग में बने रहे और उन्हें अनिद्रा की समस्या हो गई। इसके अलावा शिवा ने कार्यालय की महिलाओं द्वारा आयोजित स्वागत कॉकटेल पार्टी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और चुपचाप सीईओ के विशेष पार्किंग स्थल की ओर चले गए। अंजलि की बेंटले अर्नेज में बैठकर वे योजना के अनुसार ब्लू बे होटल की ओर बढ़े। नासिक शहर में रात के समय एक पुरुष और एक महिला, दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि दूसरा क्या सोच रहा है। जबकि पति पत्नी का पहला प्यार और स्नेह का प्रदर्शन राहुल के एक आश्चर्यजनक फोन कॉल के कारण हुआ था। अध्याय 32, बड़ा भाई। ब्लू बे होटल एक 5 सितारा होटल जो केवल 2 साल पहले बनकर तैयार हुआ था। ये नासिक के पूर्व में एक हॉलिडे रिजॉर्ट के बगल में नदी के किनारे बसा हुआ था।
पूरी इमारत में एक ताज़ा और हल्की सुरुचिपूर्ण रंग पैलेट था। घने और भावुक स्कॉटिश डिजाइन ने कई उच्च वर्ग के व्यापारियों को सौदेबाजी के लिए यहाँ आने का आनंद दिया। जैसे ही वह कार से उतरी, अंजलि शिवा के पास चली गई, शिवा की कोहनी पर अपना हाथ रखा और एक खुशमिजाज छोटी चिड़िया की तरह नजर आई। उसने उदास होकर कहा, चलो चलें। शिवा मुस्कुराई, तुम्हारे जैसा व्यवहार कौन करता है? अगर तुम चाहती हो कि दूसरे लोग सोचे कि हमारा रिश्ता अंतरंग है, तो तुम्हें कम से कम मुस्कुराना तो पड़ेगा। इस बर्फ के पहाड़ जैसे भाव से लोग सोचेंगे कि तुम एक द्वेषपूर्ण महिला हो, तुम एक दुष्ट महिला हो। अंजलि ने परेशान होकर भौहें सिकुड़ी, अंत में भी मुस्कुराने में असमर्थ रही। सच तो यह था कि शिवा की बांह पकड़ना भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। अंजलि ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है, जब तक हम कोई खामी नहीं दिखाते तब तक ये कोई समस्या नहीं है। शिवा ने मन ही मन सोचा, कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। चूंकि यह मासूम सीईओ पत्नी अभिनय करना चाहती है, इसलिए मैं इस नाटक में उसका साथ दूंगा। होटल में प्रवेश करने के रास्ते पर दोनों तरफ प्राचीन ग्रीक स्तंभ और देवी प्रतिमाएं थीं। होटल में प्रवेश करने के बाद दोनों तरफ कई अलग अलग दृश्यों के विभिन्न पश्चिमी कलाकारों के तेल चित्रों से भरा हुआ था। भव्य सजावट ने, जो एक फैशनेबल तथा शास्त्रीय मिश्रण का सृजन कर रही थी, पूरे ब्लू बी होटल को सम्मान के वातावरण से भर दिया। यहाँ तक कि आने जाने वाले मेहमान भी बेदाग कपड़े पहने हुए थे तथा उनके चेहरों पर अहंकार के भाव थे। मुझे तेल चित्र पसंद नहीं है, शिवा ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे हमेशा लगता है कि तेल चित्रों के बजाय क्यों न सिर्फ एक तस्वीर का उपयोग किया जाए, ये और भी स्पष्ट है। शिवा की बांह पकड़ते हुए अंजलि, जो धीरे धीरे गली में कलाकृतियों की सराहना कर रही थी, उसने शिवा को तिरस्कार से देखा। यदि आपको कला के लिए कोई सराहना नहीं है तो चुप रहो, कोई भी आपको गूंगा नहीं समझेगा। क्या ऐसा नहीं है? अन्यथा मैं मटन की कटारें क्यों बेचूंगा? शिवा ने आत्मसंतुष्ट भाव से कहा। अंजलि ने उसकी ओर आंखें घुमाई और फुसफुसाते हुए कहा, याद रखना, जब हम बाद में प्रवेश करेंगे, अगर मैं तुम्हें बोलने के लिए संकेत नहीं दूंगी तो तुम मत बोलना। मैं आपकी बात मानूंगा, बॉस अंजलि। शिवा मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका और सिर हिला दिया। दो साफ सुथरे कपड़े पहने शिष्टाचार महिलाओं के नेतृत्व में वे झील के सामने एक निजी बूथ की ओर चले गए। अपना सिर उठाते हुए शिवा ने देखा कि निजी बूथ का नाम दृढ़ता से धार्मिक शैली में लिखा हुआ जूस था। TL शिष्टाचारी महिलाएं। क्या आपने उन महिलाओं को देखा है जो ओलंपिक में पदक विजेताओं के लिए गुलदस्ते लेकर आती हैं? उनका काम वेट्रेस जैसा है, लेकिन रेस्तरां में नहीं, एयर होस्टेस जैसा है, लेकिन विमान में नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कि अंग्रेजी में उन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए उन्हें शिष्टाचारी महिलाएं कहा जाता है। उस समय दूधिया सफेद रंग का लकड़ी का दरवाजा खुला। काले रंग का ह्यूगो बॉस सूट पहने एक आदमी अंदर आया। इस आदमी के घुंघराले बाल थे, एक खुरदरी दाढ़ी थी और वह एक सरल मुस्कान लिए हुए था। अपने हाथों से कृपया अंदर आएं का इशारा करने पर उसने कहा, स्वागत है मिस अंजलि, हमारे परिवार के युवा स्वामी इंतजार कर रहे हैं। ये स्पष्ट था कि उस आदमी ने शिवा को, जो अंजलि का हाथ पकड़ रहा था, अपने स्वागत इशारे से बाहर रखा और उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली। उदासीनता से अपना सिर हिलाते हुए अंजलि शिवा को निजी कमरे में ले गई, जो विशाल था। हर जगह फैली लवेंडर की खुशबू किसी का भी मन प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त थी। अंजलि, मैं आखिरकार तुमसे मिल पाया। सोफे से एक चुंबकीय आवाज आई। वक्ता ने नीली ड्रेस शर्ट पहनी थी, उसके सिर पर साफ सुथरे छोटे बाल थे और उसका चेहरा पीला और सुंदर था। उसके अंदर से बाहर तक श्रद्धा का दुर्लभ स्वभाव था। इस तरह का स्वभाव एक औसत परिवार द्वारा पोषित नहीं किया जा सकता है। बिना किसी भाव के अंजलि ने अपना सिर हिलाया। बॉस राहुल रॉय, मैं आपको परेशान करूंगी। अंजलि की ठंडी उदासीनता का सामना करते हुए राहुल को जरा भी परेशानी नहीं हुई। अभी भी एक परिपक्व व्यक्ति की तरह दिखने वाले उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने तुम्हें कई बार आमंत्रित किया है और तुम्हारे लिए खाली समय मिलना बहुत दुर्लभ है। तुम्हारे पिता ने काफी समय से मुझसे तुम्हारे बारे में बात की है और बताया है कि तुम काम में बहुत व्यस्त हो। सच में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये तथ्य कि तुम अकेले मेरे साथ डिनर पर आने के लिए तैयार हो, मुझे संतुष्ट करता है। ये सोचना मुश्किल था कि एक बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर, जो नासिक शहर के 5 सबसे बड़े परिवारों में से एक का सबसे बड़ा वारिस भी था, एक महिला का इतने स्नेह से स्वागत करेगा। मेरे साथ डिनर पर आना मुझे संतुष्ट महसूस कराता है। इन शब्दों का क्या असर होगा, यह अज्ञात है कि अन्य महिलाएं किस तरह से प्रतिक्रिया देंगी, लेकिन अंजलि बेफिक्र थी और बड़ी मुश्किल से उसने केवल कुछ शब्द कहे, आप बहुत दयालु हैं।
राहुल को भी कुछ भी गलत नहीं लगा क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से एक कुर्सी खींची और उसे आमंत्रित किया, आइए कृपया अंजलि बैठिए। शुरू से अंत तक ऐसा लग रहा था जैसे कि राहुल और उसके नौकर ने अंजलि को किसी आदमी का हाथ पकड़े हुए नहीं देखा, जैसे कि वह आदमी मौजूद ही नहीं था, पतली हवा के समान। अंजलि को लगा कि उसने राहुल की बुद्धिमत्ता को कम करके आंका है। इससे निपटने का उसका तरीका शिवा को अनदेखा करना था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने शिवा की पृष्ठभूमि की पहले ही पूरी तरह से जांच कर ली थी। कौन विश्वास करेगा कि एक बड़ी कंपनी का सीईओ एक ऐसे व्यक्ति से शादी करेगा जो पहले से परिचित नहीं था और मटन स्क्यूआ बेचने वाला था। ऐसा लगता है कि राहुल को अंजलि की नकली शादी की योजना के बारे में बहुत पहले से पता था। अंजलि के पास शिवा का हाथ छोड़ने और निर्धारित सीट पर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिवा को इससे कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह अंजलि के बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खोजने चला गया। ठीक उसी समय एक सरल दिमाग वाला मुस्कुराता हुआ आदमी शिवा के सामने आया और एक ही झटके में उसने कुर्सी को पीछे धकेल दिया। अभी भी हंसते हुए उसने कहा, मैं आपको नहीं पहचान पाया, आप कौन हैं मिस्टर? मेरे यंग मास्टर ने सिर्फ मिस अंजलि को इस सभा में आमंत्रित किया है। शिवा या अंजलि के जवाब का इंतजार किए बिना राहुल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोला, अरे भोला, तुम्हें इतना असभ्य होने की इजाजत नहीं है। मुझे यकीन है कि यह व्यक्ति किसी तरह से अंजलि का भाई ही होगा, वरना वे इतने अंतरंग तरीके से एक साथ कैसे आ सकते थे? बड़ा भाई। शिवा मालिक और नौकर की इस जोड़ी के अभिनय कौशल से थोड़ा हैरान था और मुस्कुराया, वाह, उल्लेखनीय। आप सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि मेरे परिवार की छोटी अंजलि अक्सर मुझे बिस्तर में बड़े बदमाश कहती है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई सांस लेना भूल गया हो। मालिक नौकर की जोड़ी, राहुल और भोला का तो जिक्र ही मत करो जो शिवा का मजाक उड़ाना चाहते थे। यहाँ तक कि शिवा के अचानक कहे गए शब्दों को सुनकर अंजलि का गला भी रूंध गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह शिवा का गला घोंटकर मार डालना चाहती हो। ये बदमाश, उसने ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कैसे की? हालांकि ये शब्द राहुल और भोला के उकसावे का बदला लेने के लिए थे, लेकिन ये बहुत ऐसे अजीबोगरीब शब्द सुनने के बाद अंजलि कुछ दिनों पहले अपने और शिवा के अफेयर को याद किए बिना नहीं रह सकी। उसके गाल लाल हो गए, प्यारे और स्वादिष्ट। जहां तक राहुल का प्रश्न है, अंजलि को अचानक एक छोटी लड़की की तरह शर्मीलेपन का भाव प्रदर्शित करते हुए देखकर पहले तो वह उसके अचानक परिवर्तन से हतप्रभ रह गया, लेकिन फिर से सोचने पर अंजलि को उस आदमी के शब्दों से शर्मिंदा महसूस करना उसका दिल ठंडा हो गया और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या उनका रिश्ता वास्तव में इतना सरल नहीं है? राहुल, जिसका रंग बदसूरत और पीला हो गया था, बड़ी मुश्किल से हंसा और कहा, यह मिस्टर निश्चित रूप से मजाक करना जानता है। जब से तुम आए हो, तुम एक दोस्त हो। भोला, तुम्हें इस मिस्टर के साथ मजाक करने की अनुमति नहीं है। सभी लोग कृपया वापस बैठ जाएं। शिवा, राहुल का थोड़ा और अधिक मूल्यांकन करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि वह एक बुद्धिहीन फोयरदाई नहीं है, वह ये भी जानता है कि कैसे। अंजलि एक सफल व्यवसाय महिला कहलाने लायक थी। हालांकि उन शब्दों ने उसे नाराज कर दिया था, लेकिन वह लगातार यहाँ आने के अपने प्राथमिक लक्ष्य को याद करती रही और जल्दी से अपने दिल को शांत कर लिया। फिर उसने राहुल से कहा, बॉस राहुल, चूंकि अभी भी समय है, तो पहले शरद ऋतु फैशन शो पर चर्चा करते हैं। हाँ, राहुल ने शिवा पर कोई ध्यान नहीं दिया और जल्दी से एक शालीन सज्जन की मुद्रा में वापस आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि जो भी कहेगी उस पर सहमति होगी। आज मेजबान अतिथि की इच्छा का पालन करेगा। अध्याय 33। सचमुच बहुत ज्यादा परवाह करने वाला। हालांकि राहुल ने अंजलि को खुश करने के लिए कहा था, एक बार जब चर्चा वास्तव में शुरू हो जाती है तो यह एक रससाक्षी बन जाएगी। जो चीजें दी जानी चाहिए उन्हें दिया जाना चाहिए और जिन चीजों के लिए लड़ना चाहिए उन्हें भी दिया जाना चाहिए। असल में राहुल बहुत स्पष्ट था, अंजलि जैसी महिलाओं से निपटने में मीठी मीठी बातें करने की कला बिल्कुल भी काम नहीं आती। चूंकि वे दोनों व्यवसायी थे, इसलिए उसे दूसरे पक्ष को मनाने के लिए तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई पुरुष किसी महिला के लिए अपना करियर छोड़ देता है, तो ऐसा आदमी अंजलि जैसी मजबूत महिला का दिल कैसे जीत पाएगा? राहुल की तरह ही एक बार आधिकारिक बातचीत शुरू होने के बाद अंजलि के शब्द भी बढ़ने लगे। उसके पारस्परिक संबंध कौशल भले ही उतने अच्छे न हों, लेकिन एक बार जब उसने बात करना शुरू किया तो इस बेहद खूबसूरत लड़की ने कुछ हद तक कुतिया वाला व्यवहार भी दिखाया। एक बार जब उसने बहस करना शुरू किया तो वह तब तक हार नहीं मानती जब तक कि उसे अधिकतम लाभ न मिल जाए।
इसलिए जब 1 घंटा बीत गया तो शिवा, जो कि ऊब चुका था, वह भी भोला की तरह घूरने से खुद को नहीं रोक सका। ये स्पष्ट था कि भोला पूरी चर्चा के दौरान शिवा में रुचि रखता था। उसने उसे परखा और उसे घूरकर उकसाने का प्रयास किया। शिवा ने इस प्रकार के पुरुषों के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की, जो अपनी उपस्थिति की परवाह नहीं करते थे। हालांकि वह एक नज़र में भोला की ताकत को माप सकता था, जो उसके विभाग में एक औसत कुलीन अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के सैनिक के बराबर था। यह मरीन के लिए एक प्रशिक्षक के बराबर हो सकता है। हालांकि शिवा की नज़र में इन लोगों को लड़ाकू सैनिक नहीं कहा जा सकता था और उन्हें केवल औसत लोग के रूप में देखा जाता था। और इसलिए जब भोला शिवा को घृणा भरी नज़रों से उकसा रहा था, शिवा को उसे एक थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। लेकिन ये सोचने के बाद कि अब वह एक सफ़ेदपोश कर्मचारी है, उसे अतिरिक्त परेशानी पैदा न करने और अपनी पत्नी के व्यवसाय को ध्यान में रखने में समझदारी होगी। इसलिए शिवा केवल अपनी कुर्सी पर बैठ सकता था, अंजलि द्वारा उपहार में दिया गया फ़ोन निकाल सकता था, पजल बॉबल गेम डाउनलोड कर सकता था और गंभीरता से बुलबुले फोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। हाँ, मुझे उम्मीद है कि बॉस राहुल अपने वादों पर कायम रहेंगे। इस साल के ऑटम फैशन शो में आपकी कंपनी की स्टेज डिज़ाइन और हमारी कंपनी के फॉलवेयर के साथ ये निश्चित है कि हम एक व्यापक बाजार पर कब्जा करेंगे। अंजलि ने आखिरकार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए कहा। लंबे समय तक बोलने के कारण उसके गाल लाल हो गए थे, जो उसकी कोमल सुंदरता को दर्शा रहे थे। इस दृश्य को देखते हुए राहुल की आंखें एक पल के लिए सुस्त हो गईं, फिर उन्होंने सिर हिलाया। बेशक, मुझे उम्मीद है कि हमारी साझेदारी सुचारू रूप से चलेगी। जब दोनों ने दस्तावेजों की अदला बदली की, तभी शाम 7 बजे तक चली यह लंबी चर्चा समाप्त मानी जा सकी। चूंकि काम समाप्त हो गया है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको भूख लगी होगी। अंजलि, चलो अब खाना परोसते हैं। अंजलि वास्तव में काफी भूखी थी। अन्य महिलाओं की तरह अपने फिगर को बनाए रखने के लिए अंजलि ने दोपहर के भोजन के लिए केवल एक छोटा सा सैंडविच खाया। वह अब तक काम कर रही थी और उसका पेट भूख से गड़गड़ा रहा था क्योंकि उसने हल्के से अपना सिर हिलाया था। राहुल ने ताली बजाई और दरवाजे के पास खड़े वेटर तुरंत काम पर लग गए। रात का खाना औपचारिक पश्चिमी व्यंजन था। जब खाने के बर्तन मेज पर रखे जा रहे थे, अंजलि ने चिंता भरी आंखों से शिवा की ओर देखा। जाहिर है, पश्चिमी व्यंजनों की ओर अचानक बदलाव शिवा को शर्मिंदा करने वाला था। इस मिस्टर का नाम क्या है? राहुल ने शिवा की ओर एक झूठी मुस्कान के साथ पूछा। उपनाम जिंदल नाम, शिवा ने जम्हाई ली। उसे बहुत भूख और नींद दोनों लगी हुई थी। ये देखकर कि यह पश्चिमी व्यंजन है, उसने अपने दिल में फुसफुसाया, ये नूडल्स के कटोरे जितना भी पेट भरने वाला नहीं है। यद्यपि मैं शिवा से पहली बार मिल रहा हूँ, फिर भी मैंने कोई उचित उपहार तैयार नहीं किया है। मैंने विशेष रूप से वर्ष 1992 की नेबियोलो की एक बोतल मंगवाई है और मुझे उम्मीद है कि मिस्टर शिवा मेरे लिए इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहना समाप्त किया, उन्होंने एक वेटर को सुंदर ढंग से पैक की गई रेड वाइन की बोतल लाने का संकेत दिया। शिवा अपने मन में ही चुप रहकर उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए गिलास को हल्के से ऊपर उठाया ताकि वेटर उसमें शराब डाल सके। वेटर ने थोड़ा सा ही पानी डाला और फिर रुक गया। शिवा को कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं हुई और उसने हल्के से गिलास के चारों ओर तरल को घुमाया, शराब को सूंघा, झुका हुआ गिलास अपने होठों से लगाया और धीरे धीरे एक घूंट का आनंद लिया। ये हरकत देखकर एक बार तनाव में रहने वाली अंजलि धीरे धीरे शांत हो गई। कुछ राहत पाने के बाद उसे याद आया कि यह गुंडा संयुक्त राज्य अमेरिका में पला बड़ा है। उसने पहले भी पारंपरिक पश्चिमी व्यंजन खाए होंगे, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने नेबियोलो जैसी प्रसिद्ध रेड वाइन का स्वाद चखा है या नहीं। उम्मीद है कि वह बकवास नहीं बोलेगा। थोड़ा सा चेहरा खराब होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। राहुल की आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, मिस्टर शिवा, आप क्या सोचते हैं? नेबियोलो की सामग्री मुख्य रूप से इटली के पीडमोंट क्षेत्र के बारोलो और बारब्रेस्को नगर पालिकाओं से आती है। यदि यह उच्चतम श्रेणी का है, तो ये केवल एक साधारण फ्रांसीसी मार्गो बोर्डो रेड वाइन से ही मेल खा सकता है। ये वास्तव में विशेष रूप से अच्छा नहीं है। हालांकि इस प्रकार की शराब अपने साथ बकाइन, काली मिर्च, खुबानी, सूखे बेर और गुलाब का स्वाद लाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कड़वी चॉकलेट की भावना होती है। यही कारण है कि इसे अभी भी अवांट गार्डे माना जा सकता है। शिवा ने बेपरवाही से जवाब दिया, जैसे कि यह शराब उसने खुद बनाई हो। इससे राहुल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वास्तव में
भले ही वह नियमित रूप से इस प्रकार की मदिरा पीता था, लेकिन वह इतना विस्तृत विवरण नहीं दे सकता था। वह ये विश्वास नहीं कर सकता था कि शिवा ने केवल भाग्य से ही इन सभी का अनुमान लगाया था, क्योंकि पश्चिमी व्यंजनों के बारे में उसकी अन्य सभी गतिविधियां उच्च समाज के एक शिक्षित सज्जन के शिष्टाचार के अनुसार थीं। सच में ऐसा लगता है कि मिस्टर शिवा वास्तव में साधारण नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अंजलि चाहती थी कि आप उनके साथ जाएं। राहुल ने अपनी त्वचा से बनावटी मुस्कुराहट दिखाए, लेकिन अपने शरीर से नहीं। बस थोड़ा सा। शिवा को इस पाखंडी आदमी के साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सीधे कहा, बिना किसी चाल के, मैं अपने परिवार की छोटी अंजलि का पति कैसे बन सकता हूँ? क्या ये सही नहीं है, मेरी पत्नी? ऐसा कहकर उसने सवालिया भाव से अंजलि की ओर देखा। अंजलि के प्यारे डिंपल अचानक लाल हो गए। हालांकि वह जानती थी कि शिवा ने राहुल के प्रयासों को बाधित करने में उसकी मदद करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन इस स्थिति में पत्नी कहलाना उसके दिल को लगभग बर्दाश्त नहीं कर सका। बदुम बदुम, उसका दिल लगभग उसके गले तक उछल गया। उसने सख्ती से अपना सिर हिलाया, सहमति की एक पतली आवाज दी, जल्दी से अपना सिर नीचे किया और अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए अपने कप से घूंट लेना शुरू कर दिया। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि यह मटन की कटार बेचने वाला आदमी वास्तव में उसके चेहरे पर सीधे फ्लर्ट करने की हिम्मत करेगा और खुद को दूर रखने के लिए अंजलि के साथ मिलकर एक नाटक रचेगा। एक हाथ से क्रिस्टल क्लियर वाइन ग्लास को कसकर पकड़े हुए, यहाँ तक कि उसकी नसें भी दिखाई दे रही थी। गुस्से से उसका रंग थोड़ा हरा हो गया था क्योंकि उसने हंसते हुए कहा, तो तुम दोनों ने पहले ही शादी कर ली है? मुझे सच में खेद है। मैंने बदतमीजी की है। नहीं नहीं, शिवा ने बुरा नहीं माना और उदारता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, मेरे मानकों के अनुसार मेरे लिए अपने परिवार की छोटी अंजलि से शादी करना गाय के गोबर के ढेर में एक ताज़ा फूल चिपकाने जैसा है। निर्देशक राहुल को यह एहसास नहीं होना आश्चर्यजनक नहीं है। एक व्यक्ति के रूप में मैं इस तरह की चीज़ों से बहुत परेशान नहीं हूँ। शुरू में मुझे चिंता थी कि मेरी जेब में कम पैसे होने के कारण मैं अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिलाने कैसे ला सकता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉस राहुल हमें बाहर बुलाएंगे। आप वाकई बहुत ज्यादा परवाह करने वाले हैं। शिवा ने जो इशारा किया, उसका मतलब था कि आप सिर्फ पैसे भेजने वाले बेवकूफ हैं। अपने गुस्से को रोकते हुए राहुल ने अपने होठों को दबाया और रेड वाइन का एक घूंट लिया। अंत में बोलते हुए वह मुस्कुराया, मिस्टर शिवा, मजाक कर रहे होंगे। अंजलि की आंख पाने के लिए किसी की जेब में पैसे की कमी कैसे हो सकती है? इस बात पर चलो खाना शुरू करते हैं। बढ़िया, खाना लाओ, शिवा ने कहा जैसे कि उसने राहुल की आग उगलती हुई नज़र पर ध्यान नहीं दिया हो। मुस्कुराते हुए उसने अपनी कटलरी उठाई ताकि उसके पीछे खड़े वेटर को उसके सामने एपेटाइजर रखने का मौका मिले। अपने काम से काम रखते हुए उसने खाना शुरू कर दिया। राहुल के गुस्से से भरे शब्दों को सुनकर अंजलि को डर लगने लगा। हालांकि शिवा को एक देहाती की तरह खाने पीने में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते देखकर उसका दिल हल्का हो गया। ये व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं रह सकता। वह स्पष्ट रूप से पश्चिमी शैली का खाना खाने और पश्चिमी भोजन शिष्टाचार में इतना कुशल है कि वह भी हैरान रह जाती है, फिर भी वह जानबूझकर एक आलसी की तरह खाता है। वह वास्तव में अकल्पनीय है। धीरे धीरे अंजलि की चिंताएं हवा में उड़ती नजर आईं। कौन परवाह करता है उसकी? हालात पहले से ही ऐसे हो चुके हैं। मैं एक बार में सिर्फ एक कदम ही उठा सकती हूँ। ये सोचकर अंजलि को भूख लगी और उसने भी अपना कांटा छुरी हिलाना शुरू कर दिया। 34 कौन है वह असभ्य? हल्का NSFW। आखिरकार उन्होंने खाना खत्म कर दिया। शिवा की भूख के कारण उन्हें 3 और सर्विंग स्टेक तैयार करने पड़े, तभी वह संतुष्ट हुआ। राहुल को सिर्फ अपने दिल से खून टपकता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने एक संतुष्ट और डकार लेता हुआ मटन कटार बेचने वाला था जो शुरू से ही अपने बारे में सोच रहा था। उसके लिए पैसे का यह अतिरिक्त नुकसान कुछ भी नहीं था, लेकिन शिवा की बदमाश जैसी शक्ल ने राहुल को वापस लड़ने की ताकत खो दी। हर मौखिक हमला सिर्फ कपास पर मुक्का मारने जैसा था, ताकत की बर्बादी। आतिथ्य के लिए धन्यवाद बॉस राहुल, मेरा मानना है कि हमें अब चलना चाहिए, अंजलि ने कहा और उसने शालीन तरीके से अपना मुंह पोंछा और खड़ी हो गई। इस समय राहुल, जो पहले से ही थका हुआ था, मुस्कुराया और कहा, अंजलि, ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। क्या मेरे लिए यह बेहतर नहीं होगा कि मैं भोला को तुम्हें वापस ले जाने दूं? रात में गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, शिवा ने जवाब दिया। क्या वह मेरे पास नहीं है? 4 स्टेक खाने के बाद मेरी ताकत अपने चरम पर है। बॉस राहुल, आपके स्टेक प्रभावशाली हैं, यह वियाग्रा लेने जैसा है।
ये गारंटी देता है कि मैं पूरी रात जोरदार रह सकता हूँ। ऐसे अश्लील शब्द सुनकर निजी कमरे में मौजूद सभी वेटर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। वे शिवा और अंजलि को संदिग्ध भाव से देखने लगे, लेकिन एक मूर्ख भी समझ सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। अंजलि शर्मा गई और चुपके से शिवा की बांह पर चुटकी काटी। उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। राहुल के दिल के अंदर क्रूर, देहाती और जानवर जैसी गालियां सुनी जा सकती थीं, फिर भी बाहर से उसका चेहरा कठोर और स्थिर था क्योंकि उसे अपने मुंह को बोलने के लिए मजबूर करना पड़ा। आप बहुत विनम्र हैं मिस्टर शिवा, ये तो होना ही चाहिए। भोला, कृपया उन्हें बाहर निकालो। निजी कमरे में और अधिक समय तक रुकने का इंतजार न करते हुए अंजलि ने शिवा का हाथ खींचा और जल्दी से वहां से चली गई। वेटरों से भरे कमरे में होने और उनकी अजीब निगाहों से उसका चेहरा बहुत गर्म हो गया। जब वह उन दोनों को बाहर देखने गया तो भोला ने एक मैला रूप धारण कर लिया और निजी कमरे में वापस चला गया। राहुल ने पहले ही अपने शरीर को आराम दिया था और बड़े सोफे पर बैठकर ब्लूबे होटल की एक वेट्रेस से अपने कंधों की मालिश करवा रहा था। उन्हें विदा करना समाप्त कर दिया। राहुल ने अपनी आंखें आधी बंद करके उदास आवाज में पूछा। जेब से सिगरेट निकालकर उसने उसे जलाया और जोर जोर से 2 सांसें लीं। वह भोलेपन से मुस्कुराया और पीले दांतों से भरा मुंह दिखाया। मैंने उन्हें देखा है। मिस अंजलि ने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई, अपनी कार से निकलने वाले धुएं का सिर्फ एक झोंका पीछे छोड़ते हुए दूर कहीं गायब हो गई। हम्फ, राहुल ने ठंडी हंसी में कहा, ये बेवकूफ औरत, उसे लगता है कि वह मुझसे दूर हो सकती है क्योंकि उसने मुझे रोकने के लिए एक आदमी को लाया है। वह मुझे बहुत कम आंक रही है। बॉस, क्या आप चाहते हैं कि मैं शिवा नाम के इस आदमी को ढूंढकर उससे छुटकारा पा लूं? एक बार जब इस छोटे बच्चे को पता चल जाएगा कि वह किसके साथ काम कर रहा है, तो वह इस तरह की घमंडी हरकतें करने की हिम्मत नहीं करेगा। भोला ने अपनी बांह को काटने वाली हरकत में घुमाते हुए कहा, अभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस कुछ योग्य लोगों को भेजना है, लेकिन पहले मुझे उसकी अंतिम पंक्ति के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि एक मटन कटार बेचने वाला नेबियोलो के बारे में कुछ भी जान सकता है। इसके अलावा भले ही वह थोड़ा असभ्य हो, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं लगता। बॉस, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आजकल के ज़माने में आप किसी भी व्यक्ति के बारे में ऑनलाइन सब कुछ जान सकते हैं, कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। अगर वह सच में इतना बड़ा आदमी है, तो वह सड़कों पर मटन की कटलेट क्यों बेच रहा है? भोला ने उपहास किया। 1000 मील लंबा बांध भी चींटियों के घोंसले से टूट सकता है, इसलिए अगर तुम्हें कुछ करना है, तो सावधानी से करो। यही कारण है कि तुम अधीनस्थ हो और मैं बॉस हूँ। राहुल ने अपनी आंखें आधी बंद करके धीरे से जवाब दिया। हाँ, बॉस जो भी कहता है, वही होता है। कल मुझे सड़कों पर जाना चाहिए और लोगों को ढूंढकर उसे पीटना चाहिए। भले ही वह मर जाए, लेकिन वह केवल खुद को दोषी ठहरा सकता है। भोला ने फिर अपना सिर खुजलाया और पूछा, बॉस, आप खुद को इस तरह क्यों बांध रहे हैं? मिस अंजलि वास्तव में सुंदर हैं, लेकिन नासिक शहर में आपके लिए अनगिनत सुंदरियां हैं। मेरे विपरीत, मेरे रूप के साथ, अगर मैं अपने चारों ओर कुछ बड़े बिल नहीं लहराता, तो एक वेश्या भी मेरी ओर नहीं देखेगी। भोला ने अपनी दाढ़ी के साथ खेलते हुए कहा। आप क्या जानते हैं? राहुल ने जवाब दिया, एक महिला की सुंदरता केवल गौण है। अंजलि की उपस्थिति, हालांकि नासिक में उससे मेल खाने वाले बहुत से लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश के बारे में क्या? पूरी दुनिया के बारे में क्या? दुनिया इतनी बड़ी है, सुंदरियों की गिनती लाखों में की जा सकती है। तो फिर आप इतनी जिद से मिस अंजलि का पीछा क्यों कर रहे हैं, बॉस? भोला को समझ में नहीं आया। भोला, क्या आपको लगता है कि एक अकेली महिला, खासकर एक महिला जो कम उम्र में सुंदर थी, जो अनामिका इंटरनेशनल पर पूरा नियंत्रण करने में कामयाब रही, वह केवल एक सुंदर चेहरा है? नासिक के उच्च समाज के शकल में उसका स्वभाव उसकी ठंडक के लिए प्रसिद्ध है। लगभग कोई दोस्त नहीं होने के बावजूद वह सभी बाधाओं को पार करने में कामयाब रही। इन पिछले वर्षों में अनामिका के शेयर में वृद्धि के अलावा कुछ नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि ऐसा करना इतना आसान है? क्या ये संभव है कि बॉस व्यवसाय में मदद के लिए एक महिला ढूंढना चाहते हैं? वह एक प्रबंधन प्रतिभा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे कोई भी बदतर हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि अनामिका में सभी कर्मचारियों के दिलों में उसका अस्तित्व एक खास तरह की प्रतिष्ठा रखता है। यही कारण है कि वे वहां ऐसे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं। राहुल ने शांत भाव से कहा, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं, इस तथ्य के अलावा कि वह जीतने के लिए पर्याप्त योग्य है। मेरा मानना है कि वह मेरे साथ रहने वाली एकमात्र महिला है। एक और कारण है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे।
मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ, भोला ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस निश्चित रूप से मुझसे अधिक चतुर है, अन्यथा मैं आपका अनुसरण क्यों करता। राहुल ने सहमति में गुनगुनाया, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वह दूसरी महिला जो आपको पसंद है, मीरा राजपूत भी अनामिका इंटरनेशनल में काम करती है। अगर मैं अंजलि को पाने में कामयाब हो जाता हूँ तो यह अनामिका को अपने कब्जे में लेने के समान होगा। अनामिका इंटरनेशनल को अपने कब्जे में लेने पर अनामिका की महिलाएं आपकी मुट्ठी में होंगी। मीरा राजपूत का नाम सुनते ही भोला की दोनों आंखें चमक उठी। अपने होठों को चाटते हुए उसने ठंडी सांस छोड़ी। बॉस, आप उस महिला का फिर से जिक्र कैसे कर सकते हैं? मैं सोते समय भी मीरा राजपूत की गांड और स्तनों के सपने देखता हूँ। अगर हम उसे बिस्तर पर लाने में कामयाब हो गए तो ये बहुत बढ़िया होगा। मैं पूरी तरह से सूख जाऊंगा। अगर आप उसका जिक्र नहीं करते तो भी ठीक रहता, लेकिन अब आज रात मुझे नाइट क्लब में जाकर चिकन ढूंढना है। जाओ, ऐसा लगता है कि तुम उस मटन की कटार बेचने वाले से भी ज्यादा असभ्य हो। राहुल ने एक पल के लिए भोला को अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बिना किसी रोक टोक की गालियां दी। भोला ने जो सुना था उस पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी और वह तुरंत निजी कमरे से बाहर चला गया। भोला के जाने के कुछ देर बाद ही राहुल ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और एक झटके में उस वेट्रेस की कलाई पकड़ ली जो उसे मसाज दे रही थी। भावशून्यता से उसने पूछा, कितने पैसे? वेट्रेस ने ध्यान भटकाकर देखा और फाउंडेशन की बड़ी मात्रा के साथ उसका इश्कबाजी भरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह थोड़ा झिझकी, फिर जवाब दिया, 5,000। यह मेरा पहली बार है। राहुल ने ठंडी हंसी में कहा, केवल 5,000? फुहर फुहर ही रहेंगे, कुतिया की तरह सस्ते। सामने आओ, अपने कपड़े उतारो और मुझे सिर देकर शुरू करो। महिला ने ये अपमानजनक बातें सुनी और लगभग रोने लगी, लेकिन 5,000 की रकम के बारे में सोचकर उसने ये शब्द सह लिए। एक आकर्षक मुस्कान के साथ वह राहुल के सामने चली गई और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। बहुत समय नहीं बीता था जब एक महिला की दयनीय कराह के साथ एक पुरुष की बेलगाम गालियां भी सुनाई देने लगी थी। दरवाजे के सामने धूम्रपान करते हुए भोला ने पहले ही सभी अन्य वेटरों को भगा दिया था, ये गारंटी देते हुए कि उनके आसपास कोई नहीं था। केवल वह वहां खुद पर हंस रहा था। बॉस मुझे असभ्य कह रहा था, फिर भी उसने मुझसे पहले ही चिकन ढूंढ लिया। पैसे वाले लोग दिखावा करना पसंद करते हैं। अध्याय 35। आज रात मेरा इंतजार करो। गोल्डन गार्डन में अपने विला में वापस लौटते समय शिवा ने अंजलि से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरे रास्ते बेपरवाह और अडिग होकर वापस लौटी थी। उसने शिवा की कही हर बात को अनदेखा कर दिया, जैसे कि वह मौजूद ही न हो। अंजलि जैसी बर्फ की देवी का सामना करते हुए शिवा ने असहाय होकर अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर आराम करने लगा। वास्तव में शिवा बहुत स्पष्ट था। ब्लू बे होटल में उसने जो कुछ कहा उससे उसकी संवेदनशील पत्नी पहले ही भड़क चुकी थी। हालांकि उस समय राहुल को दूर भगाने के लिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन नाटक के अंत में उसके प्रति उसकी नाराजगी आखिरकार फूट पड़ी। जब वे अंततः विला के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा, कार से उतर जाओ। क्या आप भी नहीं आ रहे हैं? शिवा ने उत्सुकता से पूछा। मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं, पहले तुम उतर जाओ। ओह, शिवा ने अंजलि को गहरी मुस्कान के साथ देखा तो ये पता चला कि सीईओ अंजलि को भी नाइट लाइफ की जरूरत है। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? हाँ, मैं बहुत उदार हूँ और ईर्ष्या नहीं करूँगा। हालांकि उसे लगा कि इस घृणित बदमाश को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अंजलि को लगा कि अगर वह उसे अपनी कल्पनाओं में लिप्त होने देगी तो यह उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उसने जवाब दिया, मेरे पास कुछ है, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। एक जानकार अभिव्यक्ति के साथ बहुत धीरे से वह कार से बाहर चला गया और अंजलि की ओर हाथ हिलाया। आशा है कि आप मजे करेंगे। उसके साथ व्यवहार जारी रखने में आलस्य के कारण अंजलि ने अपनी कार पीछे की और जल्दी से विला से निकल गई। कार से तेजी से गायब हो रही टेल लाइट्स की ओर देखते हुए शिवा के चेहरे पर गहरी सोच थी। स्वाभाविक रूप से उसे यकीन नहीं होगा कि अंजलि जैसी महिला जल्दबाजी में नाइट क्लब जाने का फैसला लेगी। उस समय जब वह बार में था और अंजलि से मिला तो सोचने पर लगा कि शायद यह एकमात्र बार था जब वह ऐसी जगह गई थी। अब इतनी देर हो चुकी है, वह कहाँ जा सकती है? उसके कमरे में वापस आकर दाई माँ ने बड़े प्यार से उसे तरबूज की एक प्लेट दी। इस नकली युवा मास्टर की उसने बहुत सावधानी और प्यार से देखभाल की। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद शिवा ने सोने की योजना बनाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस समय उसका फोन बज उठा। शिवा इतने लोगों को नहीं जानता था।
अंजलि से यह फोन मिलने पर अंजलि और दाई माँ के अलावा केवल रोशनी और पाजी परिवार ही शिवा का नंबर जानते थे। जैसी कि उम्मीद थी, कॉलर आईडी पर नजर डालने पर पता चला कि वह रिया ही थी। उस सौम्य स्वभाव के बारे में सोचते हुए कि वह कितनी शांत और शर्मीली थी, शिवा के दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। कॉल का जवाब देते हुए उसने धीरे से जवाब दिया, रिया। बड़े भाई शिवा। फोन से रिया की आवाज थोड़ी कांप रही थी, जैसे कि उसके लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। मैं यहाँ हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैंने आपकी नींद में खलल डाला है? रिया ने आशंकित होकर पूछा। शिवा खुद को हंसने से रोक नहीं पाए, फिर जवाब दिया, हाँ, अभी मैं एक सपने में था। जब आपने मुझे बुलाया था तब मैं आपके साथ था। दूसरी तरफ से एक पल के लिए चुप्पी छा गई। आखिरकार रिया ने पूछी वाली हंसी बनाए और कहा, बड़े भाई शिवा को मजाक करना जरूर आता है। सावधान रहो, भाभी को ये बात न सुनने दो। रिया की हंसी सुनकर शिवा भी शांत हो गया। उसे डर था कि रिया ने इस खबर को बहुत गंभीरता से लिया होगा और परिणाम स्वरूप उदास हो गई होगी। ऐसा लग रहा था कि हालांकि वह थोड़ा उदास महसूस कर रही थी, फिर भी वह मजबूत बनी हुई थी। हे, डरने की कोई बात नहीं है। इसके बजाय जब तुमने मुझे इतनी देर से बुलाया है तो जरूर कोई जरूरी काम होगा। रिया एक बार फिर कुछ देर के लिए चुप हो गई और अंत में फुसफुसाते हुए बोली, बड़े भाई शिवा, मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात से डर? शिवा ने संदेह से पूछा। यह सुरेश है। आज वह व्यक्ति हमारे घर आया था। उसने मांग की कि मैं उसकी प्रेमिका बन जाऊं, नहीं तो वह मेरे पिता की दुकान तोड़ देगा। रिया ने आखिरकार रोते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह उसे बुलाने से पहले ही रो चुकी थी, यही वजह थी कि उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। शिवा की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आवाज कुछ गहरी हो गई। रिया, स्पष्ट रूप से बोलो, क्या कारण था और यह कैसे हुआ? शिवा की भावनाओं में बदलाव महसूस करने पर रिया शांत होने लगी और उसने बीच बीच में उसे पूरी कहानी बताई। इस घटना का कारण परसों की सुबह हुआ। उस दिन रिया पाजी के साथ बाजार गई। पाजी ने अपना स्टॉल लगाया, जबकि रिया किराने का सामान खरीदने चली गई। अतीत में रिया या तो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी या इंटर्नशिप के लिए बाहर गई हुई थी। ये कहा जा सकता है कि वह हाल ही में वास्तव में नासिक लौटी है। इसलिए जब रिया बाजार गई तो पाजी ने उसे पहली बार सभी से मिलवाया। यह उनमें से अधिकांश के लिए रिया से पहली बार मिलना था। संयोग से कुछ भी करने को न होने के कारण चंदन ने उसी समय अपने गुंडों को बाहर निकाला। सुंदर और शुद्ध रिया से मिलते ही चंदन को उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए बस एक नज़र ही काफी थी। चंदन भी चालाक था, उसने रिया से सीधे तौर पर बात नहीं की, बल्कि कहा, अगर वह सहमत नहीं है तो पाजी का स्टॉल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उनके पूरे परिवार को वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा जीवन जीने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आम लोग होने के नाते पाजी का परिवार चंदन के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आखिरकार उनके पिता चंदन देसाई साफ और गंदे दोनों तरह के रास्ते पर चलते हैं। उनके पिता वेस्टर्न यूनियन में एक बुजुर्ग थे और उन्हें एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। इसलिए ओल्डली पिछले 2 दिनों से अपना स्टॉल नहीं लगा पा रहा था। स्कूल में पढ़ाते समय भी रिया ने देखा कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं। घर लौटने पर सुरेश फिर से आया और उससे जल्दी से कोई निर्णय लेने का आग्रह किया। पूरा परिवार सर्दियों में सिकाडा की तरह था। अपने इकलौते बच्चे को चंदन परिवार के बाग के अड्डे पर भेजना जाहिर तौर पर तस्वीर से बाहर था। हालांकि एक बार जब उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने सुना कि वे वेस्टर्न यूनियन के चंदन परिवार के साथ मुसीबत में पड़ गए हैं तो उन्होंने भी मदद करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक पुलिस के पास जाने की बात है, ली परिवार में हिम्मत नहीं थी। आखिरकार एक बार जब उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी तो क्या ये चंदन परिवार के खिलाफ जाने जैसा नहीं था? रिया की बातें सुनकर उसके दिल में एक ज्वाला जल रही थी जिसे दबा पाना मुश्किल था। शुरू में उसने पश्चिमी जिले के अंडरवर्ल्ड के साथ मामले को संभालने से पहले कुछ और दिन इंतजार करने की योजना बनाई थी, फिर चंदन पिता और बेटे से एक साथ निपटने की, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चीजें दूसरी तरफ जाएंगी। वह पहले चंदन परिवार से छुटकारा पाएगा। रो मत रिया, सब ठीक हो जाएगा। अपने बड़े भाई शिवा पर भरोसा रखो, शिवा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। रिया अभी भी थोड़ा रो रही थी। जब एक साधारण परिवार की लड़की इस तरह की घटना का सामना करती है तो आंसू बहाने के अलावा वह और कुछ नहीं कर सकती थी। अगर रिया अपनी अंतिम सीमा पर नहीं होती तो वह मदद के लिए शिवा को नहीं बुलाती, क्योंकि यह जानते हुए भी कि शिवा काफी सक्षम है, उसे यकीन नहीं था कि वह उसकी समस्या को हल करने में मदद कर सकता है।
बड़े भाई शिवा, आपको कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। मैंने सुना है कि चंदन परिवार के पास काफ़ी बंदूकें भी हैं। रिया को अचानक याद आया और उसने शिवा को उत्सुकता से याद दिलाया। हे, चिंता मत करो, कुछ दिनों में मैं अभी भी नासिक में तुमसे मिलने की योजना बना रहा हूँ। जब वह क्षण आएगा तो तुम बस ये जांच लेना कि मेरा एक हाथ या एक पैर गायब है या नहीं। शिवा हंसा। अभी जल्दी नहीं है शिवा, जल्दी करो और कुछ सुझाओ। मैं तुम्हारी इन समस्याओं को सुलझाने में मदद करूंगा। तुम्हें इसके बारे में अपने माता पिता को बताने की भी जरूरत नहीं है। कल तक सब कुछ सुलझ जाएगा। सचमुच, रिया को सुखद आश्चर्य हुआ। क्या आपके बड़े भाई शिवा ने कभी आपसे झूठ बोला है? तो फिर सावधान रहना बड़े भाई शिवा। हालांकि रिया को नहीं पता था कि वह क्या करने जा रहा है, फिर भी उसने उसे धीरे से चेतावनी दी। कॉल समाप्त करते हुए शिवा ने गहरी गुनगुनाहट की, फिर अपने फोन पर दूसरा नंबर डायल किया। फोन के दूसरी तरफ एक आलसी, चुलबुली महिला की आवाज थी। हब्बी, आपको अचानक ऐसे समय पर मुझे कॉल करना क्यों याद आया? इस तरह से मोहक ढंग से हब्बी कहने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति स्वाभाविक रूप से रोशनी थी। शिवा ने ठंडी हवा में सांस ली। रोशनी के लचीले, मुलायम और सुडौल शरीर को याद करते ही उसने तुरंत कुछ और करने से पहले उसके बिस्तर पर जाने के बारे में सोचा। हालांकि रिया की दुर्दशा को याद करते ही ऐसे गंदे विचारों को खारिज करना बेहतर था। उसने सीधे पूछा, मुझे चंदन देसाई और उसके पति के बारे में जानकारी चाहिए। जितना विस्तृत होगा उतना अच्छा होगा। चंदन देसाई से निपटने के दौरान स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा। वेस्ट यूनियन सोसाइटी के कट्टर दुश्मन के रूप में रेड थॉर्न सोसाइटी के नेता रोशनी वह व्यक्ति थी जो चंदन देसाई से सबसे अधिक परिचित थी। रोशनी एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि पुरुषों को कैसे खुश किया जाता है, और शिवा की आवाज़ सुनकर उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद उसने बस जवाब दिया, ठीक है, मैं इसे तुरंत आपके इनबॉक्स में भेज दूंगी। संतुष्ट होकर शिवा ने हंसते हुए कहा, मेरी प्यारी रोज, तुम बहुत ज्यादा परवाह करती हो। आज रात मेरा इंतजार करो। अपना काम खत्म करने के बाद मैं आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुमने कह दिया है, तुम्हें अपने शब्दों से पीछे नहीं हटना चाहिए। रोज खुशी से हंस पड़ी। शिवा का काम खतरनाक था या नहीं, उसने ये पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि सुरेश के पिता और बेटे को मौत की सजा मिल चुकी है।